राधे राधे। दृष्टि की मासूम धमकियों को सुनकर अनय स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। दृष्टि इस वक्त बहुत मासूम लग रही थी। अनय को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। मन कर रहा था कि वह अभी उसके होठों को चूम ले। अब उसने पहले दृष्टि के मासूम चेहरे को देखा और उसकी नेक की तरफ झुकते हुए उसे आहिस्ता से बाइट कर लेता है। अब आगे फिर उसके गालों को चूमकर वहाँ से अपने कैबिन में आ जाता है और अपनी डेस्क पर बैठकर काम करने लगता है। वहीं दृष्टि अभी भी आंखें बंद किए हुए थी। जब उसे एहसास हो जाता है कि अनय वहाँ से चला गया है तो वह अपनी आंखें खोलती है। सामने अनय को ना पाकर वह चैन की एक सांस लेती है और उस कैबिन से आहिस्ते से निकलकर अपने कैबिन में आ जाती है। शाम का वक्त शाम के 6 बज चुके थे। चैतन्य दादाजी और अनिल जी दोनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे। वन्या उन्हें चाय देकर वहाँ से नीचे आ गई। वह यक्षित के इंतज़ार में दरवाजे की तरफ देखने लगी। ये वन्या हर शाम को करती थी। उसे पता होता था कि यक्षित अपने काम खत्म करके ऑफिस से आएगा, पर फिर भी वह अपने हबी को रोज इस तरह से राह देखा करती थी। वह यक्षित की राह देखते हुए आसपास हॉल में टहल ही रही थी कि तभी उसका प्यारा बेबी वेद नींद से जागकर सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ रहा है। वन्या ने पहले ही पीछे मुड़कर वेद को सीढ़ियों से उतरते हुए देख चुकी थी। वेद वन्या के पास आकर अपने छोटे छोटे हाथों को ऊपर उठा लेता है, जैसे वह कह रहा हो, मम्मा मुझे गोद ले लो। वन्या ने स्माइल करते हुए वेद को अपनी गोद में उठा लिया। वेद अपने छोटे छोटे हाथों से वन्या की गर्दन पर लपेट लेता है और उसके गालों पर किस कर लेता है। वन्या भी उसके अपने बेबी की गुलाबी गालों को सहलाते हुए बोली, मेरी बेबी की नीनी टूट गई। वेद अपनी प्यारी आवाज़ में बोला, यच मम्मा। अब वेदांश आपके और डैडी के साथ खेलना चाहता है। मम्मा क्या आपने बेबी की तरफ देखते हुए वन्या अपने बेबी की तरफ देखते हुए बोली, ओके डैडी भी थोड़ी देर में आ जाएंगे बेटा, फिर मैं आप और डैडी खूब खेलेंगे, ओके। वे चेखते हुए ओके मम्मा बोल देता है। वन्या वेद को अपनी गोद में लेकर गार्डन वाले एरिया में आ जाती है और अपने बेबी को गार्डन की सैर कराने लगती है। गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए थे, जिन्हें देखकर वेद उनकी तरफ अपनी छोटी छोटी उंगलियों को पॉइंट करते हुए बोला, मम्मा ये फ्लावर्स कितने प्यारे हैं ना। वन्या अपने बेबी के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ बेटा ये बिल्कुल आपकी ही तरह बहुत प्यारे हैं। गार्डन में टहलते टहलते वन्या उस पूल साइड एरिया की तरफ ले जाने लगी। अब वेद वन्या को गोद से उतरकर इधर उधर फुदकते हुए टहल रहा था। वन्या अपने बेबी के फुट स्टेप्स को ही देखने में लगी थी। वन्या ने पुल के अंदर अपने पैर डालकर बैठ गई और वेद को भी ऐसा करने की इच्छा जताई। वन्या ने उसे आहिस्ते से बैठा दिया। दोनों माँ बेटे पूल के अंदर पानी में अपना पैर चलाने लगे। तभी वेद के दिमाग में शैतानी सूझी। उसने थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लिया और अपनी मम्मा की तरफ छिड़क दिया। वन्या अपने चेहरे से पानी साफ करते हुए वेद की तरफ देखकर बोली, बेबी यहाँ पर कोई शैतानी नहीं, ओके। वेद ने भी अच्छे बच्चे की तरह ओके मम्मा कहा। वन्या ने उसे खुद से सटा लिया और उसके सिर पर सहलाते बोली, गुड बॉय। युवान अपनी बालकनी से गार्डन की तरफ ही देख रहा था। जब उसकी नज़र वन्या और वेद पर पड़ी तो वह वहीं से एक्साइटेड में चिल्लाते हुए बोला, भाभी वेद बेबी मैं भी आ रहा हूँ। ये उसने बिल्कुल किसी उतावले बच्चे की तरह ही कहा था, जिसे सुनकर वन्या स्माइल करने लगी। थोड़ी ही देर में युवान भी वहाँ आ गया। वन्या और वेद दोनों पुल से उठकर युवान और वेद दोनों ही वहाँ पास में ही खेलने लगे। वन्या पास में बने रेस्टिंग चेयर पर बैठ गई, दोनों को देख रही थी। लिविंग रूम में जब चाय पीते हुए चैतन्य जी की नज़र अपने बेटे पर पड़ी तो उन्हें यूं ही खोआ हुआ पाया। उन्होंने टोकते हुए कहा, अनिल बेटा तुम कहाँ खो गए, कोई परेशानी है क्या। अनिल जी को होश में आते हुए चैतन्य जी की तरफ देखते लगे। उन्हें देखकर यह समझ आ रहा था कि जरूर उनके मन में कुछ चल रहा है। वह महसूस करके चैतन्य जी उनकी तरफ देखकर बोले, बताओ क्या बात है।
अनिल जी अब बात को ज़्यादा ना छुपाते हुए बोले, वो पापा दरअसल बात यह है कि पता नहीं आप मेरी बात सुनकर कैसा रिएक्ट करेंगे, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले आप और मैं जब हरिद्वार गए थे तब मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी युविका वहीं कहीं आसपास ही है। चैतन्य जी अपने बेटे की बात सुनकर बोले, वो इसलिए बेटा क्योंकि आप युविका से बहुत ज़्यादा अटैच थे, इसलिए आपको अक्सर उनका अपने आसपास होने का एहसास होता है। अनिल जी अपनी बात पर जोर देते हुए बोले, हाँ पापा, मैं आपकी बात समझता हूँ, पर वो मुझे कुछ अलग ही एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बेटी मुझे मदद के लिए पुकार रही थी। तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं अपनी बेटी को दोबारा पा सकता हूँ। चैतन्य जी अपने बेटे के मन की हालत अच्छे से समझ सकते थे। वे उनके कंधे पर एक हाथ रखकर बोले, पर अनिल बेटा, ये बात आप भी समझते हैं कि अब हमारी युविका इस दुनिया में नहीं रही। देखिए बेटा, ये बात कहकर हम आपको दुखी नहीं करना चाहते, पर यही सच है बेटा। और आपके साथ हम भी तो थे, पर हमने तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। अनिल जी खुद से नॉर्मल करते हुए बोले, हाँ पापा, मुझे भी यही लगता है। जरूर ये मेरा वहम ही होगा, वरना हमारी युविका इस दुनिया में वापस कैसे आ सकती है। वन्या, वेद और युवान गार्डन से टहलकर वापस मैंशन में अंदर आ गए थे। शाम के 7 बजे यक्षित अपने ब्लेजर को साइड में पकड़ कर अपने शर्ट को स्लीव्स को एल्बो तक मोड़ हुए मेन रोड से एंटर होता है। वेद की नज़र जैसे ही अपने डैडी पर पड़ती है तो वो चेखते हुए बोलता है, डैडी डैडी, और यक्षित की तरफ दौड़ लगाता है। यक्षित अपनी ब्लेजर को वन्या को दे देता है और उसे घुटनों के बल झुककर अपनी बाहों में फैला देता है। यक्षित अपने प्यारे बेबी को झट से अपनी बाहों में कैद करके अपनी गोद में उठाकर उसके गालों को चूम लेता है। वेद भी अपने छोटे छोटे हाथों से यक्षित का गर्दन लपेट लेता है। वह अपने डैडी का किंडरगार्टन की उसकी सारी एक्टिविटीज़ और गार्डन की सैर सारी चीज़ें बताने लगता है। डैडी, मैंने ना आज आज तक के आज खूब सारी ड्राइंग की और बहुत मच्छी भी कली। वह और भी बताने वाला था, पर इससे पहले ही वन्या बीच में आ गई और अपने बेबी की तरफ देखते हुए बोली, बेबी, पहले डैडी को फ्रेश होने दीजिए, फिर उनके साथ ढेर सारी बातें करेंगे, ओके। वेद भी मासूमियत से हाँ में सिर हिलाते हुए ओके मम्मा कहता है। यक्षित उसके गालों को चूमते हुए बोला, माय स्वीट बॉय। फिर वह अपना ब्लेजर लेकर अपने बेडरूम की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वन्या और वेद उनके बेडरूम में होते हैं। दोनों माँ बेटे एक दूसरे के साथ क्यूट क्यूट सी बातें कर रहे होते हैं। तभी यक्षित शॉवर लेकर बेडरूम में आ जाता है। इस वक्त वह लोअर और टी शर्ट में था। वह बेड की तरफ देखकर स्माइल करता है। वन्या बेड पर पीठ दिखाए हुए बैठी हुई थी और सामने अपने बेबी की क्यूट सी बातें सुनकर स्माइल कर रही थी। यक्षित बेड पर आकर आहिस्ते से वन्या के कंधे को पकड़कर वहाँ बेड पर टिक कर बैठ जाता है और वन्या को अपनी बाहों में टिका देता है। वन्या एक नज़र स्माइल करते हुए अपना सिर उठाकर यक्षित को देखती है। फिर दोनों मॉम डैड सामने अपने क्यूट से बेबी की क्यूट क्यूट बातें सुनने लगते हैं। वेद अपनी क्यूट सी वॉइस में कहता है, मम्मा, डैडी, मैंने ना इतना बाल मैंने ना इतने बाल दाइनाचोर देखा। वेद अपने छोटे छोटे हाथों से इशारे से बताता है। साथ उसके चेहरे पर ये बताते हुए हैरानी भरे एक्सप्रेशन भी थे। यक्षित अपने एक हाथ से वन्या को अपनी बाहों में थामे हुए था। वह अपने बेबी की एक्साइटमेंट को बराबर रखने के लिए उसी टोन में बोला, लेकिन बेबी, आपने इतना बड़ा डायनासोर देखा कहाँ? वेद, अक्षता की ड्राइंग बुक में डैडी, उसने बहुत बड़ा डायनासोर बनाया था। वन्या दोनों बाप बेटों की बातों को सुनकर स्माइल करने लगी। उसे इस तरह देखकर यक्षित को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वह तो ऑफिस से घर आते समय ही सोच रहा था कि घर पहुंचकर वह सबसे पहले वन्या को किस करेगा, पर अब तक वो उसे ये मौका नहीं मिल पाया था।
वेद अपने मॉम डैड के सामने आलती पालती मारकर बैठा हुआ कुछ बताने लगता है। दीदी, आपको पता है आज मैं और मम्मा गार्डन में घूमी घूमी करने गए थे। मैंने युवान तातू के साथ खूब मस्ती की। युवान वेद को अपने करीब करके उसके सिर पर किस करते हुए बोला, अरे वाह बेबी, आज तो आपने बहुत मस्ती की है ना। वन्या ने अपने बेबी को अपनी बाहों में भर लिया। वेद हाँ में सिर हिलाते हुए अपने डैडी को देखने लगा। तभी वेद की निगाहें अपनी मम्मा पर चली गईं, जो कुछ सोचने में लगी थी। वेद अपने दोनों हाथों से वन्या के चेहरे को थामते हुए बोला, मम्मा मम्मा आप क्या सोच रही हो? वन्या अपने बेबी के सिर को सहलाते हुए बोली, कुछ भी नहीं तो बेबी। वेद आहिस्ते से अपनी मम्मा के सीने से अपना चेहरा छिपा लेता है। वन्या उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके पीठ पर थपकी देते लगती है। मौके का फायदा उठाते हुए यक्षित वन्या उसकी नेक से पकड़कर उसके चेहरे को अपनी तरफ करके अपने होठों को उसके होठों के करीब ले जाने लगता है। ये देखकर तो वन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह एक नज़र अपने मासूम से बेबी को देखती है जो उसके सीने से लिपटा हुआ था। वहीं दूसरे पल वह अपने बेबी के डैडी को, जो उस समय अपनी बेशर्मी दिखाने से पीछे नहीं हट रहे थे। इससे पहले कि यक्षित वन्या के होठों को छू पाता, वन्या ने उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए उसके होठों पर अपने हाथ रख देती है और उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोली, कुछ तो शर्म कीजिए, हमारा बेबी यहीं पर है। यक्षित भी वन्या से शिकायत करने के टोन में बोला, जान, तुम हर बार हमारे बेबी का बहाना देकर अपने पति पर जुल्म करती हो। वन्या उसकी तरफ घूरते हुए बोली, वो सब मैं कुछ नहीं जानती, पर बेबी के सामने कुछ नहीं, समझे आप? यक्षित उसे घूरते हुए बोला, बेबी, ये तुम ठीक कर नहीं रही हो। वन्या ने यक्षित को कोई जवाब नहीं दिया और वेद को यक्षित की गोद में देते हुए कहा, आप वेद को संभालिए, मैं डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ। ये कहते हुए उसने यक्षित को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और वहाँ से किचन की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वन्या गाना गुनगुनाते हुए खाना बनाने में बिजी थी। वह खाना बनाने में इतनी बिजी थी कि उसे पता ही नहीं चला कब यक्षित किचन में आ चुका है। उसने आहिस्ते से वन्या के पीछे से थाम लिया और उसकी कमर पर अपने हाथ लपेट लिए। वन्या पहले तो चौंक गई, फिर तभी उसे उसकी सांसों में एक जानी पहचानी खुशबू महकी। वह समझ गई ये कौन है और वह जानबूझकर यक्षित को इग्नोर करते हुए खाना बनाने पर फोकस करने लगी। पर यक्षित अपनी हरकतों से बाज आने वाला कहाँ था। उसने वन्या की कमर पर अपनी उंगलियां चलाने लगा, जिसे फील करने के बाद हाथ जो स्पून पर चल रहे थे वो अपने आप रुक जाते हैं। जब यक्षित वन्या की धड़कन को महसूस करता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वह अपने आप को नॉर्मल करके बोली, यक्षित, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। यक्षित अनजान बनते हुए बोला, मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं वाइफी, मैं तो बस चुपचाप खड़ा हूँ। वन्या उसे इग्नोर करते हुए एक बार फिर कुकिंग करने लग जाती है, पर यक्षित उसे परेशान करना जारी रखते हुए उसकी नेक पर अपनी सांसें छोड़ने लगता है। यक्षित की तो ये हरकतें वन्या की हार्ट बीट बढ़ाने का काम कर रही थी। वह चाहकर भी कुकिंग पर फोकस नहीं कर पा रही थी। ये फील करके यक्षित के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वह वन्या के कान के पास अपना होठ ले जाकर बोला, वाइफी, यहाँ पर तो हमारा बेबी भी नहीं है। आई थिंक नाउ आई गॉट अ चांस। यक्षित के इस तरह कहने से वन्या तो एकदम से सिहर उठी। वह वहीं जमी सी खड़ी हो गई। यक्षित को मौके का फायदा उठाते हुए उसके हाथों से स्पून छीनकर साइड से रख दिया और गैस ओवन को भी ऑफ कर दिया। उसने आहिस्ते से वन्या के नेक को पकड़कर उसके चेहरे को अपनी तरफ किया और बिना टाइम वेस्ट किए अपने होठों को उसके होठों से जोड़कर उसे किस करना स्टार्ट कर दिया।
वन्या पहले तो उसे छूटने के लिए छटपटाने लगी, पर यक्षित को उसकी इस हरकत के बारे में पहले से पता था, इसलिए उसने पहले से ही उसकी कमर पर अपना पकड़ मजबूत कर ली थी। वह बहुत प्यार से उसे चूमने में लगा हुआ था, किस करने में लगा हुआ था। ये फील करके आखिर में वन्या ने अपने आप को यक्षित की बाहों में ढीला छोड़ दिया। वह भी उसकी आंखें बंद कर इस किस के इन्वॉल्व हो गई, पर वह किस ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई। अनिल जी अपने जग में पानी भरने के लिए किचन में जैसे ही एंटर हुए, उनकी निगाहें यक्षित और वन्या पर गई, जो इस वक्त एक दूसरे को किस करने में बिजी थे। कदमों की आहट पाकर वन्या पहले ही यक्षित से अलग हो गई। जब सामने अनिल जी को देखा तो वन्या बुरी तरह एम्बैरेस हो गई। उसने पहले एक नज़र घूरकर यक्षित को देखा, फिर अनिल जी की तरफ एक नज़र देखते हुए हकलाते बोली, डैड, आप किचन में क्यों आए? मेरे कहने का मतलब है कि आपको अगर पानी की ज़रूरत थी तो मुझे बोल देते। वन्या के शब्दों में उसकी एम्बैरेसमेंट साफ नज़र झलक रही थी। इस वक्त उसे अनिल जी को फेस करने में बहुत शर्म आ रही थी। वहीं अनिल जी ये देखकर बहुत खुश हुए कि अब बहुत जल्दी उनके दोबारा दादू बनने का सपना पूरा होने वाला है। उन्होंने भी वन्या को एम्बैरेसमेंट को फील करते हुए बोले, इट्स ओके बेटा, मुझे बस अपने जग में पानी भरना था, इसलिए खुद ही आ गया। ये कहते हुए वो अपने जग में पानी भरकर अपने रूम की तरफ चले गए। उनके जाने के बाद वन्या ने एक राहत की सांस ली और यक्षित की तरफ खाओ जाने वाली नज़रों से घूरते हुए बोली, क्या ज़रूरत थी आपको किचन में अपना रोमांस दिखाने की? पता नहीं डैड मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये कहते हुए वो अभी के इंसिडेंट के बारे में सोचने लगी। यक्षित उसके सामने आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, रिलैक्स वाइफी, डैड कुछ नहीं सोच रहे होंगे। इनफैक्ट उन्हें तो ये देखकर खुशी हो रही होगी। वन्या सवालिया नज़रों से यक्षित की तरफ देखने लगी और वह उसके जवाब में कहता है, क्योंकि उनका फिर से दादू बनने का सपना जो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। ये कहते हुए यक्षित वन्या की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। यह सुनकर वन्या के गाल तो शर्म से गुलाबी हो जाते हैं। वह खुद को यक्षित की बाहों में छिपा लेती है। यक्षित उसे अपनी बाहों में कसते हुए उसके सिर को चूम लेता है। वन्या यक्षित की बाहों में लिपटी हुई ही बोली, यक्षित, मुझे हमारे बेबी का बेसब्री से इंतज़ार है। यक्षित उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे चूमते हुए बोला, मुझे भी वाइफी। रात को डिनर के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वन्या को देखकर लग रहा था कि उसे कोई आइडिया नहीं कि कल उसका बर्थडे है, पर अपने रूम में आ गई। यक्षित अपने किसी क्लाइंट्स के फ़ोन से बात कर रहा था। वन्या अपने नाइट वेयर लेकर वॉशरूम की तरफ चेंज करने के लिए जाती है। थोड़ी देर बाद वह बाहर आ जाती है। वह एक नज़र यक्षित को देखती है, जो अभी भी बातें करने में बिजी था। वह अपने बेडरूम से निकलकर अपने बेबी के रूम में जाती है। वह देखती है कि वे पहले से ही अपने क्यूट से बेड पर सोया हुआ था। साथ ही वह अपने साथ अपने टैडी को भी हग किया हुआ था। इस वक्त वह बेहद ही क्यूट नज़र आ रहा था। वन्या उसका क्यूट सा ब्लैंकेट उठाते हुए उसे उड़ा देती है और उसके सिरहाने के पास बैठकर उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए उसके सिर को चूम लेती है। वह उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए उसके गालों को भी चूम लेती है। थोड़ी देर तक यूं ही वह अपने बेबी को निहारती है, फिर वापस आते हुए एक बार फिर उसके माथे को चूमकर उसके मन में धीरे से बोलती है, गुड नाइट बेबी। वह अपने कमरे में आ जाती है जहाँ यक्षित बेड पर अपना पेट टिकाकर एक बुक पढ़ने में बिजी था। वन्या उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बेड पर चढ़ जाती है। यक्षित अपना बुक साइड में रख देता है और वन्या को अपने करीब आने का इशारा करता है। वह उसे करीब जाती है और यक्षित उसे अपना बाहों में भर लेता है। वन्या स्माइल करती हुई उसके सीने पर अपना सिर टिका देती है। वह यक्षित के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, मुझे हमारे बेबी से रिलेटेड आपसे कुछ बात करनी थी। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, बोलो। वन्या अब हमें वेद का स्कूल वन्या बोलती है, अब हमें वेद का स्कूल एडमिशन करवा देना चाहिए। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है वाइफी, हम कल ही अपने बेबी का एडमिशन करवाने जाएंगे।
वन्या स्माइल करते हुए अभी भी यक्षित के चेहरे को ही निहार रही थी। वह देखकर यक्षित उसके गालों को सहलाते हुए बोला, ऐसा क्या देख रही हो वाइफी? वन्या उसके गालों पर किस करते हुए बोली, आप बहुत अच्छी हैं। यह सुनकर यक्षित भी स्माइल करने लगा और बोला, क्या बात है, आज अपने हैंडसम हबी पर तुम्हें बहुत प्यार आ रहा है। वन्या उसके सीने पर दुबकी हुई बोली, क्यों, क्या एक वाइफी को अपने हस्बैंड पर बेवजह प्यार नहीं आ सकता? यक्षित उसे टीस करते हुए बोला, ऑफ कोर्स आ सकता है, पर तुम्हारे पास और भी तरीके हैं प्यार जताने के। वन्या को यक्षित की आंखों में एक शरारत साफ साफ नजर आ रहा था और वह किस तरीके के बारे में बात कर रहा था वह भी उसके सीने में मारते हुए बोली, आपको हमेशा वही सब सुझता है। यक्षित भी उसे टीस करते हुए बोलने जारी रखता है, जिसका तुम जैसी खूबसूरत वाइफी हो तो और सोच भी क्या सकता है। वन्या, बस अब बहुत हो गया, रात बहुत हो गई है, मुझे नींद आ रही है, चलिए आप भी सो जाइए। यक्षित वन्या के होठों को किस करते हुए बोला, गुड नाइट वाइफी। वन्या भी गुड नाइट कहते हुए लेट जाती है। अभी रात के 11 बज रहे थे, मतलब अभी उसके बर्थडे में 1 घंटे का समय था। रात के 12 बजे अचानक से वन्या की नींद खुलती है। पूरे कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, डिम लाइट भी नहीं जल रही थी। उसने जब अपने बगल में टटोला तो वहाँ यक्षित भी नहीं था। अब उसे नाइट लैंप जलाने की कोशिश की तो वो भी ऑन नहीं हो रहा था। तभी अचानक रूम में लाइट्स ऑन हुई। वेद और यक्षित दोनों वन्या के पास गई। वन्या उन दोनों को इस तरह देखकर बहुत हैरान हो गई। यक्षित ने अपने हाथ में केक की एक प्लेट ले रखी थी। वो दोनों वन्या के पास आकर बारी बारी से वन्या को बर्थडे विश करने लगे। सबसे पहले यक्षित ने उसे हैप्पी बर्थडे वाइफी कहा। फिर उसके प्यारे बेबी ने उसकी मम्मा को बर्थडे विश करते हुए उसके गालों को चूम लिया। वन्या उन दोनों को थैंक यू कहती है। केक कटिंग के बाद वन्या दोनों को केक खिलाती है। यक्षित और वेद भी बारी बारी से वन्या को केक खिलाते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों अपने बेड पर होते हैं। वेद अपने मॉम डैडी के बीच में होता है। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, मुझे तो याद भी नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है। आपको पता है, मैं हर साल अपना बर्थडे भूल जाया करती थी। वो तो जीविका और दृष्टि थी जो मुझे हर बार सरप्राइज़ देती थी। ये कहकर वन्या अपनी बहन के ख्यालों में खो जाती है, जिससे उसकी आंखें नम सी होने लगती हैं। ये महसूस करके यक्षित उसका ध्यान भटकाते हुए बोला, वाइफी, तुम तो स्टार्टिंग में ही भुलक्कड़ थी, स्टार्टिंग से ही। ये सुनकर वन्या यक्षित पर घूर कर देखती है। वेद बेबी जो कि अपने मॉम डैड को सुनने में सॉरी वेद बेबी जो अपने मॉम डैड को सुनने में लगा था, वह अपने डैडी की तरफ देखते हुए पूछ बैठा, डैडी, ये भुलक्कल क्या होता है? इससे पहले कि यक्षित अपने बेबी के सवालों का जवाब देता, वन्या वेद के सिर को सहलाते हुए बोली, बेबी, आप डैडी की बातों पर ध्यान मत दो, ओके? वेद भी अपनी मम्मा की बात मान लेता है। वन्या अपने बेबी के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, बेबी, आप तो नीनी कर रहे थे ना, फिर अचानक से कैसे उठ गए? वेद स्माइल करते हुए बोला, वो तो मेरा ऑल डैडी का प्लान था मम्मा। वन्या वेद की बातें सुनकर खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाई। यक्षित अपने बेबी को अपने सीने पर लेटाते हुए बोला, बेबी, आपको पता है आप अपने डैडी के फेवरेट हो। वन्या वेद के गालों पर पिंच करते हुए बोली, और मम्मा के भी। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने मॉम डैड की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा, डैडी, मुझे कहानी सुनाओ ना। इस वक्त हर मॉम डैड के बीच में सोया हुआ था। इसे यक्षित अपने बेबी के सिर को सहलाते हुए बोला, चलिए बेबी, आज आपको आपके डैडी कहानी सुनाएंगे। वन्या को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसे लगा नहीं था कि यक्षित जैसे बिजनेसमैन को कहानी सुनानी भी आती होगी। वह शक भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, आपको कहानी सुनानी आती है? यक्षित अपनी वाइफी की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें क्या लगता था, यही कि आपको बस लोगों के ऊपर अपना गुस्सा निकालना, सिर्फ बिजनेस करना आता है? वन्या की बातें सुनकर यक्षित ने एक नज़र उसे घूर कर देखा। यक्षित
ठीक है, चलो आज मैं तुम्हारी इस गलतफहमी को दूर कर देता हूँ। ये कहते हुए वो अपने बेबी को कहानी सुनाने लगता है। कहानी सुनने पे वह उसे सिर पर प्यार से हाथ भी फेर रहा था। बेबी तो ये स्टोरी में एक लिव बे बेबी तो ये स्टोरी है एक ब्रेव प्रिंस की, जो कि बहुत ही ब्रेव था, बिल्कुल हमारे वेद की तरह। वेद एक्साइटेड होते हुए बोला, मेरी तरह? यक्षित, हाँ आपकी तरह। वो बहुत ही ब्रेव था, सबका ख्याल रखता था, पर हमेशा अपने आप को भूल जाता था। वेद अपनी मासूमियत भरी आवाज़ में बोला, डैडी क्या वो प्लिंचड था? क्या वो प्लिंचड था? यक्षित उसने बेबी की तरफ सहलाते हुए बोला। दरअसल बेबी को प्रिंस अपने आप को इतना भूल चुका था कि उसे पता ही नहीं था कि वो सैड है या हैप्पी। वरना जो कि वेद के पेट पर थपकी दे रही थी, वो वेद अपनी मासूम सी आवाज़ में अपने डैडी के चेहरे को देखते हुए बोला, डैडी फिर क्या हुआ? यक्षित उसके सिर को सहलाते हुए बोला, फिर एक दिन उस प्रिंस की ज़िंदगी में अचानक एक प्रिंसेस आई जो कि बहुत अच्छी थी। वेद अपने फेस पर क्यूट सी स्माइल लिए हुए बोला, बिल्कुल मम्मा की तरह। अपने बेबी की बातें सुनकर वन्या भी स्माइल करने लगी। यक्षित स्माइल करते हुए एक नज़र वन्या की तरफ देखते हुए बोला, हाँ बेटा बिल्कुल आपकी मम्मा की तरह। यक्षित उसके सिर पर सहलाते हुए अपनी कहानी जारी रखता है। उस प्रिंसेस ने उस प्रिंस की लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। उस प्रिंसेस को हमेशा के लिए अपने साथ रखने का डिसीज़न उसकी लाइफ का बेस्ट डिसीज़न था। अपनी कहानी पूरी करते हुए जब यक्षित अपने साइड में देखता है तो दोनों माँ बेटे नींद की आगोश में जा चुके थे। उनके सोते हुए मासूम चेहरे को देखकर यक्षित ने फेस पर स्माइल आ जाती है। वह झुककर वेद के माथे को चूम लेता है, फिर वन्या के माथे को भी आहिस्ता से अपने होठों से छू लेता है। वन्या और अपने बेबी की मुलाकात मुलायम ब्लैंकेट से कवर कर देता है और खुद उन दोनों को निहारते हुए नींद के आगोश में चला जाता है। अगली सुबह वन्या किचन में सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। उसे लगा था कि आज बाहर आते ही सभी उसे बर्थडे विश करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बर्थडे विश करना तो छोड़ो, किसी को उसका बर्थडे तक याद नहीं था। पर वन्या यह सोचकर तसल्ली कर रही थी कि जब उसे अपना बर्थडे याद नहीं था तो बाकी सबको भला कैसे याद होगा। पर आज वन्या को दृष्टि पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हर साल उसके बर्थडे पर सरप्राइज़ देने वाली दृष्टि ने भी उसे अभी तक बर्थडे विश नहीं किया था। इसलिए वन्या को आज अपनी बेस्टी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पर वन्या का जैसे दिख रहा था वो सच नहीं था। सबको उसका बर्थडे बराबर याद था, पर सब यक्षित के सरप्राइज़ के आगे मजबूर थे। उन्हें भी बहुत मुश्किल हो रहा था खुद को यूं इस तरह से रोकना। वन्या जहाँ किचन में कुकिंग करने में बिजी थी, वहीं सारे बॉयज़ दादाजी और अनिल जी एक कमरे में बैठकर कुछ डिस्कशन कर रहे थे। अनिल जी यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, बेटा मुझे तो वन्या के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो उसे सुबह से ही बर्थडे विश करना चाहता था, पर तुम्हारी वजह से मैं रुक गया। मैं अपनी बेटी को बर्थडे विश कर सरप्राइज़ कर देना चाहता था, पर तुमने तो अपने बर्थडे के सरप्राइज़ प्लान बताकर मुझे ही सरप्राइज़ कर दिया। बेटा मुझे तो अभी भी अपनी बेटी की उदास शक्ल देखी नहीं जा रही। क्यों ना हम उसे बर्थडे विश कराएं। यह सुनकर यक्षित उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं डैड। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आए? अनिल जी यक्षित की तरफ देखते बोला, मैं चाहता तो हूँ बेटा, पर अभी मुझे उसकी मुरझाई हुई शक्ल देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। युवान भी अपनी टांग घुसाते बोला, भाई यार डैड इज़ राइट। मैं तो कल से बहुत एक्साइटेड था खुद को भाभी के बर्थडे विश कराए। हमें तो उनकी नज़रों में बुरा बना दिया। ये कहते हुए अपना मुंह लटका लेता है। इससे पहले कि वह युवान की बातों का जवाब देता, आस्तिक बीच में बोल पड़ा, यस बॉस, युवान सही कह रहा है, ये तो गलत है ना। एकांत और भाविक भी बोल पड़े, हाँ बॉस ये गलत है, हम भी मैडम को उनके बर्थडे पर उन्हें विश करना चाहते हैं। यक्षित एक नज़र सबको घूर कर देखता है, जिससे सभी एकदम शांत हो जाते हैं। वह उन सब से बोला, हो गया तुम लोगों का, या अभी भी और कुछ बोलना बाकी है? सब एकदम से साइलेंट हो गए। अनिल जी और युवान दोनों बाप बेटे की शक्ल एकदम से मुरझा गई।
क्योंकि वन्या को बर्थडे विश करने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वो दोनों थे। तभी चैतन्य दादाजी बोले, मुझे लगता है यक्षित बेटा बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। अभी भले ही वन्या बेटी को दुख महसूस हो रहा है, पर बाद में उसके चेहरे पर बड़ी सी खुशी आएगी जब वो हम सभी को एक साथ सरप्राइज देते हुए देखेगी। आखिरकार सभी दादाजी की बातों से सहमत हो जाते हैं। अनिल जी और युवान भी बहुत बुझे मन से हाँ में सिर हिलाते हैं। यक्षित उन सबको समझाने लगता है कि आगे क्या करना है। उन सभी को यक्षित के इस तरह देखकर बहुत हैरानी भी हो रही थी, क्योंकि ऐसी पहली बार हो रहा था जब यक्षित किसी के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था। ये बात सभी नोटिस कर रहे थे कि वन्या ने आ जाने से यक्षित में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, और वे खुश भी तो थे ये जानकर। पहले यक्षित सब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करता था, छोटी छोटी गलतियां भी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी, पर वन्या के आ जाने से उसे गुस्से में बहुत नरमी पड़ गई थी। सब ये देखकर बहुत खुश थे। वन्या के आ जाने से यक्षित की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी। इधर वन्या किचन में कुकिंग करने में बिजी थी। जब उसे रहा नहीं गया तो आखिरकार उसने दृष्टि को कॉल ही कर दिया। तब दृष्टि सामने से कॉल पिक करते बोली, हेलो वन्या, गुड मॉर्निंग लव, आज सुबह सुबह कैसे याद किया। वन्या जो कि दृष्टि से पहले से ही खपा थी, वह उस पर बिगड़ते बोली, क्यों, कहीं लिखा है क्या कि हम अपनी बेस्टी फ्रेंड को सुबह सुबह याद नहीं कर सकते। दृष्टि वन्या की स्टोन में बात करने का रीज़न समझ रही थी, पर वो भी क्या करती, हालतों के आगे वह मजबूर जो थी। इसलिए उसने मूड ठीक करते हुए बोली, हाँ बिल्कुल कर सकती है, इनफैक्ट तू मुझे जब चाहे जब कॉल कर सकती है, तेरे लिए तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। वन्या, हो गया तेरा? अच्छा दृष्टि, तुझे आज कुछ स्पेशल सा फील नहीं हो रहा क्या? दृष्टि सोचने का नाटक करते बोले, स्पेशल सा फील? पर किस लिए वन्या? आई थिंक आज तो वैलेंटाइन डे भी नहीं है जो मैं स्पेशल फील करूं। वन्या दृष्टि की बातों को सुनकर अपना सिर पीटते हुए बोली, अच्छा वो सब छोड़, तुझे ये फील नहीं हो रहा कि तू आज कुछ बहुत इम्पोर्टेंट सा भूल रही है? उसकी बातें सुनकर दृष्टि बोली, अरे हाँ, अच्छा अब याद आ गया। वरना अच्छा हुआ कि तूने मुझे याद दिला दिया, वरना मैं तो भूल ही गई थी। दृष्टि की इतनी सी बात सुनकर वन्या के फेस पर एक स्माइल सी आ गई कि तभी वह वन्या के इस उम्मीद के गुब्बारे को फोड़ते हुए बोली, वन्या थैंक यू याद दिलाने के लिए कि आज हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगर मैं टाइम से याद नहीं करती तो अने तो मेरी जान ही ले लेता। वन्या अगेन थैंक यू सो मच ये याद दिलाने के लिए। ओके चल अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना होगा। ये कहते हुए दृष्टि कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वन्या फ़ोन को घूरती रह जाती है, क्योंकि दृष्टि को भी ये भी याद आ गया कि उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, पर ये याद नहीं आया कि आज उसकी बेस्टी का बर्थडे है। अब वन्या एकदम से चिढ़ उठी थी। वह मेड से कह रही थी डिशेस को डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए रखने के लिए बोलती है। उधर दृष्टि कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद फ़ोन को देखती हुई बोली, सॉरी वन्या, मुझे ये नाटक करना पड़ रहा है। जीजू आपकी वजह से मेरी फ्रेंड मुझे कोस रही है। ये कहते हुए वह वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ विवेक को भी वन्या के बर्थडे सरप्राइज़ के बारे में पता चल चुका था। वह तो पूरी तैयारी करके बैठा था। शायद वह वन्या को उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट सरप्राइज़ देने वाला था। ब्रेकफास्ट के टाइम के बाद वन्या थोड़ी बुझी बुझी सी लग रही थी। सबको उसे इस तरह से देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर उन्हें ये करना ही था। अनिल जी वन्या की मुस्कुराई हुई मासूम शक्ल को देखकर बोले, मुरझाई हुई शक्ल को देखकर बोले, बार बार पिघल रहे थे और वो बोल कुछ नहीं पा रहे थे, बस उसकी मुरझाई शक्ल पर पिघल रहे थे। पर यक्षित उन्हें आंखें दिखाकर बीच बीच में ही रोक देता था। ब्रेकफास्ट के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। युवान अपने कॉलेज के लिए निकल गया, बाकी बॉयज़ और यक्षित अपने ऑफिस के लिए निकल गए। वन्या अपने कमरे में आ गई। वह चुपचाप अपने बेड पर लेट गई। वह आज मायूस हो गई थी, क्योंकि उसकी बेस्टी और उसके प्यारे फैमिली मेम्बर्स का उसका बर्थडे भी याद नहीं था। थोड़ी देर बाद वन्या को याद आया कि आज वो अपने वेद बेबी का एडमिशन स्कूल में कराने वाले थे। यही याद दिलाने के लिए उसने यक्षित को कॉल किया, पर यक्षित ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। एक समझदार वाइफ होने के नाते वन्या को लगा कि यक्षित मीटिंग में बिजी होंगे,
इसलिए कॉल पिक नहीं किया होगा। पर 2 घंटे बाद कॉल करने पर भी जब यक्षित ने उसका कॉल पिक नहीं किया तो वन्या खुद से बोली, क्या अभी भी ये मीटिंग में है? किससे पूछूं? उसे समर्थ और तेजस का ख्याल आया, पर दोनों के ही कांटेक्ट डिटेल वन्या के पास नहीं थी, इसलिए वह चाहकर भी उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। 4-5 बार भी कॉल करने के बाद जब यक्षित ने उसका कॉल पिक नहीं किया तो वन्या को यक्षित पर बहुत जोर का गुस्सा आने लगा। फ़ोन को गुस्से से घूरते हुए बोली, ऐसी क्या इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई जो ये मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं? जो भी हो, पर उन्हें मेरा कॉल तो इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए था। आखिर मैं उनकी वाइफ ही हूँ। आने दो आज यक्षित को, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए वन्या अपना सर गुस्सा यक्षित पर निकालने लगी। उस पर गुस्सा निकालने के चक्कर में वन्या ये तक भूल गई थी कि आज उसका बर्थडे है। इसी तरह दोपहर से शाम हो जाती है। वन्या जो कि दोपहर में सो चुकी थी, शाम को उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसके रूम के डोर पर कोई सर्वेंट नॉक करता है। उसके हाथ में एक पैकेट होता है। वन्या उसके वो ले लेती है। इसमें एक नोट भी लिखा होता है जिसमें वह पढ़ती है, जान, इसे पहनकर रेडी हो जाओ और नीचे आ जाना। वन्या समझ जाती है कि हो ना हो यक्षित ने ही भिजवाया होगा। वह पैकेट को देखकर अपनी नाक सिकुड़ते हुए बोली, इन्हें क्या लग रहा है मुझे छोटा मोटा सरप्राइज देकर मेरा गुस्सा शांत कर लेंगे? पर इस बार मैं भी देखती हूँ कि ये मुझे कैसे मनाते हैं। वह ज़्यादा नहीं सोचती और चुपचाप शॉवर लेकर रेडी होने लगती है। रेडी होकर जब वह खुद को आईने में देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। यक्षित के दिए रेड कलर के नेट की महंगी बर्थडे साड़ी में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वन्या ने बालों को खुला ही रखा था। होठों पर लाल लिपस्टिक और मेकअप भी बहुत मिनिमम भी रखा हुआ था। वह सीढ़ियों से होते हुए नीचे जाने लगी। हॉल में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वह हैरानी से भरी निगाहों से चारों तरफ देखते हुए बाहर आ जाती है। सामने एक ड्राइवर उसका वेट कर रहा होता है। ड्राइवर वन्या को देखकर अपना सर झुकाता है और पोलाइटली उसे कहता है, वह वन्या से कहता है कि सर ने उसे एक एड्रेस में पहुंचाने को कहा है। वन्या हाँ में सिर हिलाती है और कार में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी कार एक बड़े से लग्जरियस 7 स्टार होटल बिल्डिंग के सामने रुक जाती है। वन्या कार से बाहर आती है और उस होटल को निहारते हुए अंदर जाती है। एक अटेंडेंट वन्या को लेकर ऊपर वाले कमरे में आती है। वह वन्या को आगे जाने का कह वहाँ से लौट जाती है। वन्या आगे बढ़ते हुए अंधेरे कमरे में चली जाती है। अचानक से उसे अपनी पेट में 2 बाजू हाथ रेंगते हुए महसूस होते हैं। वह पहले तो चौंक जाती है, पर बाद में उसे पता चल जाता है कि ये कौन हो सकता है। तभी अचानक से उस कमरे की लाइट्स ऑन होती हैं और यक्षित उसे पीछे से हक किए हुई धीरे से उसके कानों में बोलता है, हैप्पी बर्थडे वाइफी। रूम की एक डेकोरेशन देखकर वन्या के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उस कमरे के और यक्षित की सरप्राइज को देखते ही उसका सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। वन्या अपने गुलाबी चेहरे के साथ बोली, आपने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ था? यक्षित उसके कंधे को आहिस्ते से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए हाँ में सिर हिलाता है और उसके होठों को आहिस्ते से चूम कर बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो जान। यह सुनकर वन्या शर्माने लगती है क्योंकि यक्षित अपनी प्यार भरी नज़रों से वन्या को निहार रहा था। वह उसके कंधे को पकड़ते हुए बोला, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज और है। ये कहते हुए वन्या को एक अंधेरे हॉल की तरफ ले जाने लगता है। तभी अचानक से वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वहाँ मौजूद सभी एक साथ वन्या को देखते हुए चिल्लाने लगते हैं, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे भाभी, हैप्पी बर्थडे। वन्या तो पूरी तरह से सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वहाँ पर सभी मौजूद थे। सिंघानिया फैमिली के सारे मेंबर्स, मिस्टर गौतम, अनय, दृष्टि और सारे मौजूद थे। अब वन्या को समझ आ रहा था कि कोई उसका बर्थडे भूला नहीं था, बल्कि सब उसे सरप्राइज देना चाहते थे। पर अभी भी एक की कमी थी, वो था विवेक। दादाजी उस पर बिगड़ते हुए बोले, ये नालायक आज फिर लेट है। दादाजी ने इतना ही कहा था कि तभी विवेक वहाँ पर एंटर होता है। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।